नमस्ते प्यारे दोस्तों। इस बिंदु में आज हम नाटक के भेद यानी कि प्रकार देखने वाले हैं। तो पहला रेडियो नाटक। आप सभी ने यह शब्द पहले कई बार सुना है और आपके मोबाइल फ़ोन में भी रेडियो नामक एक कुंजी आती है, एक लोगो आता है। उसे ऑन करके आप रेडियो सुन सकते हैं। तो वही रेडियो का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो हमारे दादाजी जो उस समय मनोरंजन के लिए रेडियो पर अनेक प्रसारित माध्यमों के माध्यम से वह गीत संगीत नाटक अभिनेता सुनते थे। तो उसी नाटक के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उस में जो रेडियो है, रेडियो से प्रसारित होने वाले अथवा प्रसारणार्थ लिखे जाने वाले नाटक रेडियो नाटक कहलाते हैं। इन नाटकों को केवल सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। इसीलिए इन्हें श्राव्य नाटक भी कहा जाता है और ध्वनि की प्रधानता के कारण ध्वनि नाटक नाम भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें रेडियो रूपक, रेडियो एकांकी आदि नामों से भी पुकारा जाता है, किंतु सर्वाधिक प्रचलित नाम रेडियो नाटक ही कहा जाता है। रेडियो नाटक को प्रायः एकांकी समझ लिया जाता है, किंतु यह भ्रांति है। देखिए प्यारे दोस्तों, रेडियो पर प्रस्तुत होने वाले नाटकों को एकांकी ही समझा जाता है, लेकिन यह भ्रांत, यह सच नहीं है। रेडियो नाटक में अंक विधान नहीं होता। वहाँ छोटे बड़े अनेक दृश्य हो सकते हैं और संपूर्ण नाटक एक दृश्य में भी समाप्त हो सकता है। दृश्यों की संख्या के समान दृश्यों के आकार पर भी कोई प्रबंध नहीं होता। एक दृश्य 4 पंक्ति का भी हो सकता है और 4 पन्नों का भी। कभी कभी उपन्यासों एवं महाकाव्यों के भी रेडियो नाटक बनाकर प्रसारित कर दिए जाते हैं। रेडियो नाटक अनेक प्रकार के होते हैं, विषय की दृष्टि से भी और शिल्प की दृष्टि से भी। शिल्प की दृष्टि से इसके मोटे भेद 7 किए गए हैं। उसमें नाटक, रूपांतर, फैंटेसी, मोनोलॉग, संगीत रूपक, रूपक और झलकियाँ, कथा प्रधान रेडियो नाट्य रूपों को नाटक कहा जाता है। ये मौलिक होते हैं और इनकी रचना प्रसारणार्थ ही की जाती है। जब प्रसिद्ध उपन्यास, महाकाव्य या कहानी आदि का रेडियो नाट्य रूप तैयार किया जाता है तो उसे रूपांतर कहा जाता है। फैंटेसी या अतिकल्पना में कल्पना की प्रधानता रहती है। मोनोलॉग में आरंभ से लेकर अंत तक एक ही पात्र स्वागत भाषण करता रहता है। इसीलिए इस स्वागत नाटक या एक पात्री नाटक भी कहते हैं। संगीत रूपकों में गीतों का प्राधान्य रहता है। तथ्य प्रधान नाटक रूप कहलाते हैं और 10-5 मिनट की मनोरंजक घटनाओं को झलकियाँ कहा जाता है। रेडियो नाटक के
उपकरण। जो अनोखा रंगमंच होता है वह रेडियो नाटक और उसके उपकरण। रेडियो नाटक दृश्य न होकर पूर्णतः श्राव्य विधान है। ध्वनि ही इनका एकमात्र उपकरण है। यह ध्वनि 3 रूपों में प्रयुक्त होती है: भाषा, ध्वनि प्रभाव और वाद्य संगीत। रेडियो नाटक का प्रबल मत उपकरण है। भाषा, यह भाषा भी 2 प्रकार की होती है: अलंकारों से बोझिल वागाडंबर से युक्त निष्प्राय साहित्यिक भाषा और भावाभिव्यंजन में समर्थ, सरल, स्वाभाविक एवं जीवंत उच्चरित भाषा। रेडियो नाटक का संबंध उच्चरित भाषा से ही रहता है। यही कारण है कि उसमें भावनाओं एवं विचारों के अभिव्यंजन की क्षमता, जीवंतता, चित्रात्मकता, आकर्षण आदि अधिक मात्रा में रहता है। भाषा भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति करती है तथा शेष 2 उपकरण ध्वनि प्रभाव एवं वाद्य संगीत उसके सहायक होते हैं। ध्वनि प्रभाव का उद्देश्य परिपार्श्व निर्माण होता है। इसके अंतर्गत टेलीफोन, रेल, मोटार, वर्षा, तूफान, बादल आदि की ध्वनियाँ आती हैं। सफल नाटक के लिए यह आवश्यक है कि घटनाक्रम को संपूर्ण वातावरण के साथ प्रस्तुत किया जाए। यानी कि जो घटनाक्रम होता है उसको सही ढंग से प्रस्तुत किया जाए। घटनाक्रम को संपूर्ण वातावरण के साथ प्रस्तुत किया जाए, यह भी एक आवश्यक बिंदु होता है। ध्वनि प्रभाव द्वारा भावों के साथ दूरी और गति की भी व्यंजना होती है। वाद्य संगीत का प्रयोग नाट्य के आदि अंत में भी किया जाता है और मध्य में दृश्यांतर प्रस्तुत करने के लिए भी भावनाओं की तीव्रता, आक्रोश आदि की व्यंजना भी संगीत से ही होती है। भावोत्पादन, भाव परिवर्तन, भाव संघर्ष आदि के लिए पृथक पृथक वाद्य संगीत होता है। देश, काल, स्थान विशेष आदि की सूचना भी इससे ही दे दी जाती है। रेडियो नाटक का स्वरूप। रेडियो नाटक का स्वरूप रंगमंचीय नाटक से भिन्न होता है। रंगमंचीय नाटक दृश्य भी है और श्राव्य भी है। उसमें अंगिक अभिनय भी रहता है और वाचिक भी, जबकि रेडियो नाटक केवल श्राव्य है और वाचिक अभिनय ही इसमें रहता है। इस अंतर के कारण रेडियो नाटक का स्वरूप काफ़ी प्रभावी होता है। रेडियो नाटक बहुत सरल, संक्षिप्त और भावपूर्ण होता है। इसका कथानक सुसंगठित तथा सुसंबद्ध होना चाहिए। प्रासंगिक कथाओं के लिए इसमें कोई अवकाश नहीं होता। रेडियो नाटक की सफलता इसी में निहित होती है कि मुख्य कथानक को
पकड़े रखा जाए और उसमें से सभी अनावश्यक अंशों को निकाल दिया जाए। कथानक की गति तीव्र होनी चाहिए और पात्र एक साथ एकत्रित नहीं होने चाहिए। गति, सरलता और कल्पना तीनों पर नाटकीयता सफल अवलंबित होती है। रेडियो नाटक में प्रारंभ, मध्य और अंतर पर ध्यान रखना आवश्यक होता है। नाटक का प्रारंभ मधुर ध्वनि तथा संभाषण से होना चाहिए। प्रारंभ बहुत ही कुतूहलवर्धक तथा आकर्षक होना आवश्यक है। लंबे स्वागत कथनों से प्रारंभ होने वाले नाटक प्रायः सफल नहीं होते। प्रारंभ के समान मध्य और अंत भी आकर्षक होना चाहिए। रेडियो नाटक में चरित्रांकन का भी विशेष महत्व होता है। कथानक की सरलता से चरित्रांकन की संगत निस्तृत होनी चाहिए। यद्यश्री इसमें पात्रों की संख्या कम ही होती है और वह इतनी कम होनी चाहिए कि श्रोता आवाज़ मात्र से ही पात्रों को जान सके, किंतु इनमें मुख्य पात्र के चरित्र को विशेष महत्व दिया जाता है। रेडियो नाटक में मानव के अतिरिक्त पशु, पक्षी तथा जड़ प्रकृति भी पात्र रूप में प्रयुक्त हो सकती है। जैसे हमने ऊपर देखा, पहाड़ का आवाज़, हवा का आवाज़, टेलीफोन का आवाज़, अन्य पशु, पक्षी, प्राणियों का आवाज़ और भावों तथा विचारों को भी पात्र बनाया जा सकता है। इस प्रकार इस नाट्य रूप में चरित्रांकन को विशेष महत्व दिया जाता है। समय और स्थान के संकलन का संबंध इस नाट्य रूप में नहीं रहता। इसमें लेखक एक साथ दूरस्थ स्थानों की घटनाएं भी प्रस्तुत कर सकता है। देखिए प्यारे दोस्तों, यह इसमें एक अलग बात है। समय और स्थान के संकलन का संबंध इस नाट्य रूप में नहीं रहता। इसमें लेखक एक साथ दूरस्थ स्थानों की घटनाएं भी प्रस्तुत कर सकता है और उन्हें समानांतर भी दिखा सकता है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अद्यावत पर्यंत समय को लेकर एक ही नाटक में दिखाया जा सकता है। इस प्रकार इसमें स्थान और समय का संकलन आवश्यक नहीं है। रेडियो नाटक के लिए कोई भी कथा अनिवार्य नहीं है। आकाश, पाताल, स्वर्ग, नरक, मृत्युलोक, यमलोक, गिरि, सागर सभी का चित्रण इसमें हो सकता है। इसमें नग्न पात्रों को भी प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रतीकात्मक पात्रों को भी इसमें प्रस्तुत किया जा सकता है। इस नाट्य रूपों में दृश्य संख्या भी निश्चित नहीं की जा सकती। इसमें वाद्य यंत्रों की सहायता से दृश्यांतर दिखा दिया जाता है और कुछ ही पलों बाद दूसरा दृश्य प्रारंभ हो जाता है। दृश्य परिवर्तन बहुत सरल रहने से इसमें दृश्य कितने ही रखे जा सकते हैं। इस नाट्य रूप में मुख्य उपकरण ध्वनि है। पात्रों का प्रवेश, निर्गमन आदि उसी से व्यंजित होता है। पात्र स्टूडियो में ही रहकर माइक्रोफोन से दूर अवस्था निकट रहकर दूरी, गति आदि को व्यक्त करते हैं। इसलिए ध्वनि के विषय में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है।